Assalamu alaikum all. We are here with the discussion of chapter number 8, that is learning and decision making. If you people can recall, we have already gone through from half of this chapter. So we will be discussing the remaining part of this chapter. But we will link what we have already discussed with what we are going to discuss today, inshallah. So this chapter basically covers two topics. One is learning and second one is decision making. दिस इज़ अ ओबी मॉडल जो हम एक कम्पैक्ट और एक कंपोजिट मॉडल की शक्ल में पढ़ रहे हैं। तो हमारा फोकस आई लर्निंग और डिसीजन मेकिंग पे है। चैप्टर नंबर 8 है। आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं जिनके पास लर्निंग ज़्यादा होती है, उनकी उनकी उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टीज। ठीक है, तो एक्सपर्टीज जो है वो क्या है? बेसिकली किसी चीज़ के स्किल या नॉलेज जब आपके पास आम लोगों से ज़्यादा होता है, वी कॉल इट एक्सपर्टीज। एक डॉक्टर एक्सपर्ट होता है कि उसके पास बाकी डॉक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल होता है। एक टीचर हो सकता है, एक ड्राइवर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, एनीवन कुड बी। एक बैट्समैन हो सकता है। विराट कोहली के पास एक्सपर्टीज बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में ज्यादा है, वो ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा एफर्ट्स उसने की होंगी एंड ही डिजर्व्स दैट। ठीक है, तो अब जो नॉलेज है वो दैट इज ऑफ टू टाइप्स, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि लोगों के पास एक्सपर्टीज है। एक एक्सप्लिसिट है और एक टेसिट है। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज वो है जिसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। टेसिट नॉलेज वो है जिसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह देखिए, एक्सप्लिसिट नॉलेज, दुनिया का बड़ा कम नॉलेज ऐसा है जो एक्सप्लिसिट है। ज्यादातर जो नॉलेज है वो टेसिट नॉलेज है। कि अब जैसे टेसिट नॉलेज क्या है? कि गाड़ी चलानी है, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि आप गाड़ी को स्टार्ट करो, उसके क्लच पे पाँव रखो, गियर लगाओ, फिर आप गाड़ी को जो है क्लच का हिस्सा से उठाओ, ठीक है, रेस थोड़ा सा दबाओ तो गाड़ी चल पड़ेगी। अब जिस बंदे को चलानी आती है वो ऐसा करेगा तो इजीली चला लेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम चला रहा है उसको इसकी समझ नहीं आएगी। अब वजह क्या है, डिफरेंस क्या है? कि खाली उस बताने से नहीं आएगी, अनलेस जो है उसके पास टेसिट नॉलेज हो। और टेसिट नॉलेज कैसे एक्वायर होता है? एक काम को करने से, एक्सपीरियंस करने से, बार बार करने से वो आपके पास टेसिट नॉलेज होता है। आप एक मोटर मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाएंगे, मोटर मैकेनिक आपको कहेगा भाई आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है, वो टेसिट नॉलेज है। ठीक है, वो बता नहीं सकता आपको कि क्यों, उसको कैसे पता चला है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज बता रही है कि ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। अब देर आर थ्री वेज जिससे हम लर्न करते हैं। री है, ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम ये स्लाइड टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज का डिफरेंस है, आप लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब री जो है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके भी हैं। री थ्योरी भी है। तो अब री को हम लिंक करते हैं यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग या बीएफ स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बारे में। ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं ना एक इंसान को, वो लर्निंग का सोर्स बनते हैं। एक इंसान ने कोई काम किया, उससे उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिले, ठीक है, और उससे उसने सीखा। एक इंसान तेज ड्राइव करता है, पुलिस वाले उसको रोकते हैं, उसका चालान होता है, वो सीख जाता है कि भाई मैंने तेज नहीं चलानी गाड़ी। वो सिग्नल तोड़ता है, ठीक है, सिग्नल तोड़ता है, पुलिस वाले उसको रोकते हैं, उसका चालान करते हैं, वो सीख गया कि आप भाई सिग्नल नहीं तोड़ना। अब ये क्या है? ये बेसिकली उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, आपको 4 CGPA आया, आप सीख गए कि बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने से 4 CGPA आता है, सब्जेक्ट भी आ जाता है और ग्रेड भी अच्छा आता है और टीचर अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, आप दोबारा वही करोगे। अब ये क्या है? जो कॉन्सिक्वेंसेज है दोज मेक यू लर्न। तो इंसान की जो लर्निंग है वो री पे डिपेंड कर रही है, और वो री क्या है? वो कॉन्सिक्वेंसेज की शक्ल में है। तो अब इस थ्योरी के मुताबिक कुछ इंटेसिडेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे आप बिहेवियर अडेप्ट करते हैं, और उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अल्टीमेटली आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दोज मेक यू लर्न। अब वो कॉन्सिक्वेंसेज 4 टाइप्स या 4 फॉर्म्स में हो सकते हैं, जिन्हें हम री कहते हैं। पॉजिटिव री और पनिशमेंट, ये अपोजिट है एक दूसरे के। एक्सटिंक्शन और नेगेटिव री ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर आप पॉजिटिव री और पनिशमेंट में देखें तो इनके ऊपर लिखा हुआ है सबसे, कॉन्सिक्वेंस इज एडेड। पॉजिटिव री में पॉजिटिव बिहेवियर पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऐड की जाती है, और पनिशमेंट में नेगेटिव बिहेवियर पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऐड की जाती है। आपने गलत काम किया, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आप गलत काम करेंगे, आपका चालान होगा। आप गलत काम करेंगे, आपके ग्रेड कम हो जाएंगे। आप पेपर अच्छा नहीं देंगे, ग्रेड अच्छे नहीं आएंगे। अब ये आपके लिए पनिशमेंट है कि बुरे बिहेवियर पे बुरी रिटर्न। चालान होना, कोई गलत काम किया तो चालान होगा ना। ठीक है, आपने अच्छी ड्राइव की है, आपको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, आपने अच्छा पेपर दिया है, आपको इनाम दिया जाएगा, आपका ग्रेड अच्छा आएगा। इसके मुकाबले में जब कॉन्सिक्वेंसेज रिमूव की जाती हैं तो वो हमारी एक्सटिंक्शन होती है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की सूरत में हम क्या करेंगे कि कोई चीज नेगेटिव हमने दी हुई है आपके बिहेवियर पे, आपने बिहेवियर को बदला है, तो हम वो नेगेटिव चीज रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, कोई चीज रिमूव कर देंगे नेगेटिव चीज को, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और एक्सटिंक्शन क्या है? कि आपको कोई पॉजिटिव दी हुई है तो हम पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे,
वो एक्सटिंक्शन कहलाती है। एक्सटिंक्शन का मतलब ही होता है अलग कर देना। तो हम किसी अच्छी चीज को अलग जब कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो हमारा एक्सटिंक्शन बन जाएगी। आपको गाड़ी दी हुई है, आपने लेट आना शुरू कर दिया है, आप आपने परफॉर्मेंस लो कर दी अपनी, हम आपसे गाड़ी वापस ले लें, ये एक्सटिंक्शन है। ठीक है, हमने आपको जुर्माना किया हुआ है, आपको पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, कि आप बिहेव नहीं करते, आपने बिहेव करना शुरू कर दिया, आपकी पनिशमेंट हम खत्म कर दें, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि हमने रिमूव किया है एक नेगेटिव चीज आपसे। ठीक है, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगी। तो ये चार चीजें हैं जिससे इंसान सीखता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो इन शक्लों में हो सकती है, और इनमें सबसे ज्यादा जो सूटेबल है वो वेरिएबल रेशो है। वेरिएबल रेशो ये है कि आपके जो रिटर्न या रीइंफोर्समेंट मिलनी है वो बदल दी जाए। कभी आपको 1,000 रुपये इनाम दिया जाए, कभी 3,000 दिया जाए, कभी 5,000, कभी 2,000, तो चेंज किया जाता रहे। आपका स्टैटिक प्राइस ना हो, आप हर दफा क्यूरियस हो कि मुझे इनाम में क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेशो है, इससे आप मोटिवेट ज्यादा होंगे। देन ऑब्जर्वेशन है दूसरा सोर्स लर्निंग का। ठीक है, इसके लिए सोशल लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि इंसान दूसरों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकता है। किसी और ने सिग्नल तोड़ा और उसका चालान हो गया तो आप भी सीख जाओगे, आप अपनी गाड़ी रोक लोगे, आप सिग्नल नहीं क्रॉस करोगे। ठीक है, जो अपने साथ खुद करके हुआ है, ठीक है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। जो दूसरों देख के हुआ है वो सोशल लर्निंग है, कि आप दूसरों को देख के, वो क्या होता है, आप बिहेवियरल मॉडलिंग करते हैं, आप दूसरों को देखते हैं और उसकी तरह का बिहेवियर अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उससे आप सीखते हैं, ये बिहेवियरल मॉडलिंग है। अब इस थ्योरी के मुताबिक इसके 4 स्टेप्स हैं। इंसान अटेंटिवली देखता है दूसरों को, जो इसको बिहेवियरल मॉडल बना रहा है, उसको रिटेन करता है, उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो ये भी देखता है कि जब उसने ये वाला काम किया तो उसको क्या रीइंफोर्समेंट मिली, तो मुझे क्या मिलनी चाहिए रीइंफोर्समेंट। वो एक्सपेक्टेशन की बेस पे वो बिहेव कर रहा होता है। वो ये देखता है कि दूसरों ने क्या काम किया तो उसको क्या रिटर्न मिले। ठीक है, और उस वही काम अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलने चाहिए, ये उसके लिए सोशल लर्निंग है। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस है। ये तीसरा सोर्स है कि हम एक्सपीरियंस से भी लर्न करते हैं। जिस तरह एक्सपीरियंस अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोग एक्सपीरियंस को लिंक करते हैं गोल अचीव करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस को लिंक करते हैं लर्निंग के लिए। जिस तरह कुछ लोगों की लर्निंग ओरिएंटेशन होती है, वो काम करेंगे चाहे नया ही काम क्यों ना हो, मुश्किल ही क्यों ना हो, एक्सपीरियंस ना भी हो उन्हें, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं चीज़ों को। वो नया काम सिर्फ इसलिए करेंगे कि उन्हें सीखने को मिलेगा। कुछ लोग नया काम इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें पता ही अचीव नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें उनका गोल अचीव हो जाएगा। तो उनकी गोल ओरिएंटेशन जो है वो लर्निंग ओरिएंटेशन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है लर्निंग ओरिएंटेशन आपसे नया काम करवाएगी, आपको नए एक्सपीरियंसेस करवाएगी। गोल ओरिएंटेशन आपको रिपीटेटिव जो एक्सपीरियंसेस है वो करवाएगी आपसे। देन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस है। कुछ लोग जो है वो कॉम्पिटेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जो गोल ओरिएंटेड लोग होंगे वो अक्सर औकात कॉम्पिटेंस को प्रूव करना पसंद करते हैं। तो वो पसंद करते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंस जहां पे हाईलाइट हो, ठीक है, वो उसको पसंद करेंगे। कुछ लोग जो है वो अपनी नालायकी को छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है इंसान की, कि वो परफॉर्मेंस करता क्यों है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। अब ये जो लर्निंग है, उस लर्निंग को हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब जो लोग लर्न कर जाते हैं, बहुत सारी जिंदगी में उनके पास तजर्बा होता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, नॉलेज है, तो अक्सर औकात वो बहुत सारे काम करने की वजह से उनके पास जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोग्राम्ड होगी। यानी प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग वो होती है जिसमें हमारे पास पहले से सोल्यूशन मौजूद होता है, हमने माइंड में एक सोल्यूशन बनाया होता है और हम उसी को यूज करते हैं, वो प्रोग्राम डिसीजन है हमारा। और लेकिन जिंदगी में हर चीज प्रोग्राम नहीं चलती। अक्सर औकात हम अनफोर्सीन सिचुएशंस देखते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी देखते हैं जो पहले अराइज नहीं हुई। उस सूरत में हमें नॉन प्रोग्राम डिसीजन की तरफ जाना पड़ता है। या उसके लिए हम एक और वर्ड भी यहाँ देखते हैं, नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, दैट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको पूरा रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल नजर आ रहा है, 6 स्टेप्स मॉडल है, कि जिसमें हम सबसे पहले डिटरमिन करेंगे अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, लिस्ट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, चूज द सोल्यूशन और इम्प्लीमेंट जो अल्टरनेटिव है, और अल्टीमेटली उसको इवेल्युएट करेंगे क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये एक कंप्लीट प्रोसेस है हमारे पास जिसकी मदद से हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। और रैशनल डिसीजन मेकिंग कब होगी, जब हम लोग जो है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन पे जाएंगे। प्रोग्राम डिसीजन में तो हमारे पास पहले से सोल्यूशन जहन में मौजूद है। बिजली आपकी खराब हुई घर की, आपने मैकेनिक को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, छोटा मोटा काम आपको खुद भी आता है, उसने आइडेंटिफाई किया ये मसला है, आप भी सीख जाओगे अच्छा ये मसला है, जब ये होता है तो ये मसला होता है, अगली दफा प्रॉब्लम होगी आप आपके जहन में पहले से मसले का हल मौजूद है, अब हो सकता है खुद कर लो, क्योंकि आपने उसको सीख लिया है ऑब्जर्व करके। अब आपने यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व किया है, सोशल लर्निंग से। आपने खुद खोला, खुद चेक किया, खुद जो है उसको जज किया। ये आपने किया है बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ठीक है, जब आप खुद कर रहे हो तो
अब आपने वो सीख लिया कि कैसे ठीक होता है, एक दफा आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्या उसका सोल्यूशन है, अगली दफा ठीक खराब होगी तो आप खुद उसका सोल्यूशन कर लोगे। अभी आपके पास प्रोग्राम डिसीजन है। लेकिन अगर कोई नई प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो उसके साथ आप किसके साथ जाएंगे, क्या सोल्यूशन लेंगे, नॉन प्रोग्राम डिसीजन का। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली वर्क। अब जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन हैं इन इसको हम जरा ज्यादा फोकस करके आगे चलेंगे। लेकिन हम पहले प्रोग्राम डिसीजन को डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम डिसीजन क्या है। A decision that becomes somewhat automatic because people's knowledge allows them to recognize and identify a situation and the course of action that needs to be taken. मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बिजली खराब हो जाती है घर में, आप उसका हल निकालते हो, तो अगली दफा फिर आपके जहन में वही हल निकलेगा। ये प्रोग्राम डिसीजन है। पेपर आपने अटेम्प्ट करना, आपने एक टीचर के पेपर अटेम्प्ट कर लेना, आपको समझ आ जाती है उस पेपर के, उस टीचर के पेपर को कैसे तैयार करना, आप अगली दफा उसी तरह तैयार करोगे। ये प्रोग्राम डिसीजन है आपका। ठीक है, आपने क्लास ऑफ हुई है तो घर जाना है, तो घर जाने में आपका दिमाग कहीं और होता है, गपशप लग रही होती है दोस्तों के साथ, लेकिन आप मोटरसाइकिल उसी तरफ लेके जा रहे हो जहां आपका घर है। ये प्रोग्राम डिसीजन है, आपका माइंड आपको लीड कर रहा है उस तरफ, क्योंकि आपके माइंड में उसका सोल्यूशन मौजूद है। अब अक्सर जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गट फीलिंग्स। तो गट फीलिंग्स उसी बंदे की ज्यादा काम करती हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास स्किल होता है, उसी की गट फीलिंग्स काम करती हैं। अब जिस तरह आप कभी मियां दार ने जब शारजा में छक्का मारा था, आखिरी बाल पर मैच जितवाया था, बड़ा मशहूर मैच है वो, वर्ल्ड कप सॉरी शारजा कप का फाइनल था। तो अब उसके अंदर मियां दार से किसी ने पूछा आपको आपने कैसे खेला, क्या सो, उसने कहा जी मुझे अंदाजा हुआ कि ये फास्ट बॉलर है, ये आखिरी बॉल है, 4 रन चाहिए या 3 रन चाहिए, तो ये ना यार्कर करेगा, तो मैं पीछे हो जाऊंगा थोड़ा सा ना, बैकफुट पे जाके, तो यार्कर को मैं फुल टॉस बना के खेलने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कम से कम जो है मुझे इतनी मौका मिल जाएगा कि मैं उससे शॉट बना सकूं। तो वो बैकफुट पे मैं जाऊंगा गया और उसने बॉल वही यार्कर लेंथ फेंकी, तो वो फुल टॉस बन गई, मैंने छक्का मार दिया। अब इंट्यूशन है ना, उसको अंदाजा हुआ एक्सपीरियंस की बेस पे। तो जिसको एक्सपीरियंस होता है उसी की इंट्यूशन भी काम करती है, उसी की गट फीलिंग्स काम करती हैं। मैं मैकेनिक की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। गाड़ी का मैकेनिक होता है, ठीक है, आप गाड़ी के मैकेनिक के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं, आपको नहीं समझ होती क्योंकि आपके आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने गाड़ियां रखी हो, काम करवाया हो, तब्दील की हो, बार बार करवाने से उसकी भी इंट्यूशन आ जाएगी। लेकिन मैकेनिक की इंट्यूशन ज्यादा होगी, वो डेली बेसिस पे गाड़ियों को देखता है, खोलता है, तो कोई थोड़ी सी भी आवाज आ रही होगी ना आपकी गाड़ी से, अब मैकेनिक को दिखाएंगे, वो फौरन बता देगा फलां जगह से आवाज आ रही है। ये उसकी इंट्यूशन है, उसकी सिक्स सेंस है, उसकी गट फीलिंग्स है जिसने उसको साथ दिया है। और उसको वो कैसे आई हैं, बेसिकली उसके एक्सपीरियंस की वजह से। तो प्रोग्राम डिसीजन में एक्सपीरियंस ही होता है ना हमारे पास, तो इसीलिए प्रोग्राम डिसीजन अक्सर जो है वो इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। और इंट्यूशन का ज्यादा इस्तेमाल क्राइसिस की सिचुएशन में होता है। कभी जिस तरह हमारे प्रोग्राम डिसीजन हो ना और हमारी इंट्यूशन बड़ी सक्सेसफुल हो, तो क्राइसिस सिचुएशन में भी हम जो है वो क्विक डिसीजन जब लेते हैं वो इंट्यूशन की बेस पे लेते हैं हम अक्सर औकात। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोग्राम डिसीजन हैं। अनप्रोग्राम्ड वो होंगे जब कोई अनसीन सिचुएशन आ जाए हमारे पास, कोई न्यू कॉम्प्लेक्स अनरिकॉग्नाइज सिचुएशन आ जाएगी, तो हम उस सूरत में नॉन प्रोग्राम डिसीजंस करेंगे। और हमने डिस्कस किया हुआ कि वहां पे हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ 6 स्टेप्स हैं जो रेड में नजर आ रहे हैं। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर हम अल्टरनेटिव देखते हैं और अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग की एक असम्पशन है कि पीपल आर ऑलवेज रैशनल, यानी वो समझदार हैं और वो 100% समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान हर चीज में 100% ठीक नहीं होता। आप एक गाड़ी के मैकेनिक के पास ले जाओ, उसे कहा मेरा एसी खराब है, वो नहीं ठीक कर सकेगा, उसको नहीं पता चलेगा। मैं एक दफा गाड़ी के मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेके, मैंने कहा यार मेरा ये रेडियो नहीं चल रहा, कहता है मुझे इसका नहीं पता, मैंने कभी इसको चलाया ही नहीं, ना मेरा ये फील्ड है, ये रेडियो वाले के पास जाना पड़ेगा। अब ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है ना, कि वो अक्लमंद नहीं है, उसको हर चीज नहीं पता। तो ये एक assumption है रैशनल डिसीजन मेकिंग की कि हर इंसान जो है वो रैशनल होता है, लेकिन ओरिजिनली वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से। देर आर 4 प्रॉब्लम्स जो आपको ग्रीन में नजर आ रही हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती। नंबर 1, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। नंबर 2, फॉल्टी परसेप्शन। नंबर 3, फॉल्टी एट्रीब्यूशन। और नंबर 4, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, अब लिमिटेड इंफॉर्मेशन नाम से जाहिर हो रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड है, कम इंफॉर्मेशन है। तो कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी रैशनैलिटी फुल नहीं होगी, वो बाउंडेड होगी। बाउंडेड क्या है? महदूद। जिस तरह आप देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी कम अवेलेबल होंगे, तो हम जो रैशनैलिटी करेंगे वो ज़ाहिर बात है बाउंडेड होगी। ठीक है, तो अब ये कहलाती है बाउंडेड रैशनैलिटी। तो बाउंडेड रैशनैलिटी को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि बिकॉज वी डू नॉट हैव एबिलिटी रिसोर्सेज टू प्रोसेस ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन,
तो हम ऑप्टिमल डिसीजन नहीं ले सकते, ये बाउंडेड रेशनैलिटी है हमारी। फिर उसके बाद सेटिस्फाइसिंग है हमारा। सेटिस्फाइसिंग ये होता है कि हम अक्सर औकात जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो हम जो सबसे पहला अवेलेबल अल्टरनेटिव होता है ना, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेटिस्फाइसिंग कहलाता है। जो सबसे पहला अवेलेबल अल्टरनेटिव होगा, जैसे हमें लगा यार ये वाला ऑप्शन बेहतर है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेटिस्फाइसिंग है, हम बाकी को इग्नोर कर देंगे। हो सकता है लेटर ऑन आने वाले जो ऑप्शन है वो हमारे पास बेटर हो। अब क्यों हमने सेटिस्फाइसिंग किया? बिकॉज वी हैव लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने जो बेस्ट था वो सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो सेटिस्फाइसिंग हमारा है। तो अब ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से हमारे डिसीजन जो है इफेक्ट होता है, इसका मतलब हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी। देन फॉल्टी परसेप्शन है हमारी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग और बाउंडेड रेशनैलिटी। आपने इसको देखना है, जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है कि रेशनल डिसीजन मेकिंग में इंसान 100% रेशनल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट अल्टरनेटिव्स है। लेकिन बाउंडेड रेशनैलिटी का assumption ये है कि नहीं, इंसान के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो मुकम्मल ज़हीन नहीं है, उसके पास कंप्लीट जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई वो बाउंडेड रेशनैलिटी है उसकी। अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में दूसरी है फॉल्टी परसेप्शन, कि हम परसेप्शन अक्सर औकात गलत बनाते हैं। परसेप्शन क्या है बच्चों? हम दूसरों को देखते कैसे हैं, ये हमारी परसेप्शन है। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम यूं भी कह सकते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो परसेप्शन है। तो मैं सादा इसको यूं कह देता हूं कि आप किस तरह लोगों के बारे में बिलीव करते हैं, वो आपकी परसेप्शन है। यानी आपके बिलीव से आपकी परसेप्शन बनती है। तो अब उसमें जो हम हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हम अक्सर करते हैं, वो ये कुछ आपके सामने लिखी हुई हैं। सेलेक्टिव परसेप्शन है, इट इज द टेंडेंसी फॉर पीपल टू सी देयर एनवायरनमेंट ओनली एज इट अफेक्ट देम एंड एज इट इज कंसिस्टेंट विद देयर एक्सपेक्टेशंस। यानी हम एक महदूद किस्म की परसेप्शंस बना लेती हैं, मखसूस किस्म की, सेलेक्टिव। ठीक है, कि ये काम हमेशा ऐसा ही होना है, इंसान ऐसे ही हैं, लोग हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सेलेक्टिव परसेप्शन है हमारी। हम कहें ना कि लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं, लोग हमेशा जो है बेईमान ही है, हर बंदा जो है गलत काम करता है, ये सेलेक्टिव परसेप्शन है हमारी। ठीक है, तो जब हम अपने इन्वायरमेंट को एक खास किस्म की एट्रीब्यूशन दे दें, एक खास किस्म की परसेप्शन उसके बारे में बना लें और सोचें कि सारे उसी एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं, ये सेलेक्टिव परसेप्शन है हमारी। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन बायस है, कि हम दूसरों को जो है अपनी थॉट्स, अपने एटीट्यूड और अपने मोटिव्स के मुताबिक देखें, ये प्रोजेक्शन बायस है। कि हम दूसरों को, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं बेस्ट बना के, और दूसरों को उसी के बेस पे असेस करते हैं, ये प्रोजेक्शन बायस है। अब जब हम परसेप्शन बनाएंगे, जैसे आप बड़े मेहनती हैं, तो आप एक बंदा जो है यार वो किसी मसले की वजह से मेहनत नहीं कर सक रहा, आपको यार ये नालायक बंदा है, काम ही नहीं करता, मेहनती ही नहीं है। आपने काम बहुत अच्छा कर लिया है, सीख लिया है, आपको 6 महीने लगे हैं, तो आपको यार 6 महीने में सीखना चाहिए इस बंदे को भी। ये प्रोजेक्शन बायस है, आपने अपने ऊपर अपने आप को बेस बना के सबको देख रहे हो आप, ये प्रोजेक्शन बायस कहलाएगी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, एक इंसान जो है ना, वो जिस ग्रुप के साथ या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिस सोसाइटी के साथ अलाइंड होता है ना, उसकी आइडेंटिटीज उसमें आ जाती हैं, यानी उसी की तरह का वो हो जाता है। ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहलाती है। ठीक है, यानी आप शराबियों के साथ उठे बैठे ना, तो लोग ये बिलीव करेंगे आप शराबी हो, क्योंकि आपकी सोशल आइडेंटिटी उनके साथ है। नमाजियों के साथ उठो बैठो, लोग कहेंगे यार नमाजा पढ़ना इन्हें शुरू कर दिया ने। आप तबलीगी जमात वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर, लोग कहेंगे यार तबलीगी तो जान लग जी। ठीक है, अब ये क्या है? ये सोशल आइडेंटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, कि जिस ग्रुप के साथ आप अटैच हैं, जिसके साथ आप आइडेंटिटी फील करते हैं या लोग आपकी फील करते हैं, तो उसी के बारे में, आपके बारे में जजमेंट्स कर ली जाए, तो ये सोशल आइडेंटिटी है। अच्छा, उसके बाद है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होती है जब आप एक ग्रुप से अलाइंड होते हैं ना, उस ग्रुप के बारे में जो परसेप्शन है वो आप पे लगा दी जाए, तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं। आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी की बेस पे ही स्टीरियोटाइप्स भी बनती है, मजे की बात है। वुमेन है, उनके बारे में अलग स्टीरियोटाइप्स हैं, कास्ट की बेस पे हमने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, इलाके के बेस पे हमने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। फलां इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलां इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलां जो है वो जात के लोग ऐसे होते हैं। वो जो ग्रुप्स की बेस पे हमने परसेप्शंस बनाई हुई है ना, ये स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी, कि आप एक सोशल ग्रुप से एफिलिएटेड है और उसके साथ उसकी वजह से आप उन जैसी हैं, ये स्टीरियोटाइप है। आगे ह्यूरिस्टिक्स है हमारी। ये क्या है? बेसिकली थंब रूल होते हैं हमारे, जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जो सबसे पहले आया वो सबसे फास्ट है, जो सबसे जो है वो रेगुलर आता है, उसको सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आता है।
ठीक है, जो जो उसने पेपर में हेडिंग अच्छी दी है उसका पेपर अच्छा होगा। ये सिंपल रूल ऑफ थंब जो है ना हमने बनाए हुए किसी को जज करने के लिए, ये भी हमें फॉल्टी परसेप्शन देते हैं। जरूरी नहीं कि जिसने हेडिंग जिसको ज्यादा याद है उसका पेपर अच्छा हो, जरूरी नहीं जो क्लास में रेगुलर आता है उसको ही सब्जेक्ट आता हो सकता है उस बेचारे की अंडरस्टैंडिंग उतनी ना डेवलप हो सके, एक बच्चा जो कम आया है लेकिन उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, उसकी कंप्रीहेंशन बड़ी अच्छी है, वो उसको सीख ले। ठीक है, या जिसके पेपर अच्छे हैं वही लाइक स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये ह्यूरिस्टिक है। इस तरह हम लोग गोल्ड मेडल जो देते हैं मैं समझता हूँ ह्यूरिस्टिक के बेस पे देते हैं। रूल ऑफ थंब है हमने एक ही रखा हुआ है, जितना सीजीपीए हाईएस्ट वो सबसे अच्छा। अब उसमें हम प्रेजेंटेशंस लेते कोई नहीं, फील्ड वर्क हम देखते कोई नहीं, हम लोग जो है आपको सोशल वर्क देखते कोई नहीं। अब वो सारी चीजें हम देखें तो आप एक अच्छे कंप्लीट स्टूडेंट बनेंगे, ये ह्यूरिस्टिक है आपकी। फिर अवेलेबिलिटी बायस है हमारी, कि जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हो उसी की बेस पे हम परसेप्शन बना लें। ठीक है, एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उसके पास, गरीब के पास पैसे कपड़े नहीं है, ठीक है, तो हम उसी के बेस पे परसेप्शन बना लें ये तो इससे तो ड्रेसिंग नहीं आती है तो अच्छा बंदा ही नहीं है। ठीक है, या एक बंदे ने एक पेपर अच्छा नहीं दिया किसी वजह से, तो हम कहें यार ये स्टूडेंट ठीक है ही नहीं। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी की बेस पे हमने उसके बारे में परसेप्शन बना दिया है, ये हमारी फॉल्टी परसेप्शन जनरेट करती है, इससे भी हमारे डिसीजन मेकिंग गलत होती है। फिर कुछ और भी हमारे डिसीजन मेकिंग बायसेस है, एंकरिंग है, फ्रेमिंग है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है, कंट्रास्ट है, रिसेंसी है और रेशियो बायस है। एंकरिंग ये होता है कि जब हम टू हैवीली किसी एक एंकर या एक ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है, जो अनरिलायबल और इररेलेवेंट भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक के ऊपर, एक चीज के ऊपर हम करेंगे, वो एंकरिंग कहलाता है। जिस तरह आप कहें कि फलां बंदा जो है वो टाइम पे आता है, यार वो बहुत बेहतरीन एम्प्लॉय है, ये एंकरिंग है। एक खूबी पे आपने कहा है फलां बंदा जो है यार वो काम नहीं करता तो वो बुरा बंदा है, ये भी एंकरिंग है, किसी एक की बेस पे आपने डिसीजन कर लिया, तो इससे जो डिसीजन होगी दैट वुड बी बायस्ड। देन फ्रेमिंग है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि द टेंडेंसी टू मेक डिफरेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन हाउ अ क्वेश्चन और सिचुएशन इज फ्रेज्ड, कि जिस तरह फ्रेम किया गया है ना आपके सामने, आपकी परसेप्शन बदल जाए। जिस तरह एक ही सवाल को हम बदल दें तो उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, आपको पता है इस चीज का, वो फ्रेम हुआ ना, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो आपके सवाल के जवाब बदल गया। आपने वो एक सेंटेंस सुना होगा, उठो मत बैठो, ठीक है, अब इसका मतलब और है, हम कहें उठो मत बैठो, वही तीन वर्ड्स हैं, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, तो हमने फ्रेम उसको डिफरेंट किया है ना। तो जैसा आप फ्रेम करेंगे वैसी ही आपकी उसके बारे में परसेप्शन बनेगी। तो फ्रेमिंग जो है ये भी एक बायस है, अक्सर औकात हम फ्रेम गलत लगाते हैं चीजों को देखने के लिए। देन रिप्रेजेंटेटिवनेस है, द टेंडेंसी टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर इवेंट एंड अज्यूमिंग इट टू बी सिमिलर। आपको याद हो ये वर्ल्ड कप प्रीवियस जब खेला जा रहा था तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस की वही तरतीब थी जो 92 के वर्ल्ड कप की थी, और वही मैचेस हम हारे भी थे और वही मैचेस जीते भी थे जो 92 के वर्ल्ड कप में थे। और इंटरेस्टिंगली लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया लो जी पाकिस्तान ये भी वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि ये सेम मैचेस आ रहे हैं, सेम तरतीब है, सेम टीमें हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो तकरीबन पाकिस्तान जो है ये भी वर्ल्ड कप जीता ही जीता। ये रिप्रेजेंटेटिवनेस है कि एक इवेंट के साथ कंपेयर किया और हमने कहा जी ये तो बिल्कुल उस जैसा हो गया, बाईस था, पाकिस्तान देखें हार गया, निकल गया बाहर। देन उसके बाद कंट्रास्ट है, द टेंडेंसी टू जज थिंग्स एरोनसली बेस्ड ऑन रेफरेंस दैट इज नियर टू देम, कि हम कंट्रास्ट करने लग जाते हैं किसी के साथ और उस कंट्रास्ट की बेस पे हम जजमेंट करने लग जाते हैं। आपको एक ऑटो वाले ने गलत जगह पे उतार दिया, किराया भी ज्यादा ले लिया, ठीक है, अब अगले ऑटो वाले को आप बिल्कुल उसी उसी क्राइटेरिया पे कंपेयर करोगे, क्योंकि आपके पास अवेलेबल क्राइटेरिया ही वही है, और वो पहला गलती गलती हुई है तो आप सारी गलती करोगे आगे। ये कंट्रास्ट इफेक्ट है कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। एक लाइक स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो और एक एवरेज स्टूडेंट हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते, ना ही दोनों के ग्रेड बराबर हो सकते। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रास्ट एरर है। देन रिसेंसी एरर है, हम रीसेंट इवेंट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, लेते हैं, हम प्रीवियस को छोड़ देते हैं। एक मैच में हम अक्सर करते हैं पाकिस्तानी टीम में ना, क्रिकेट टीम में हमारा फेवरेट प्लेयर वो होता है जो अभी अभी मैच जीता हो, हमारी फेवरेट पाकिस्तानी टीम बन जाती है जब वो मैच जीतती है, पुराना सारा हम भूल जाते हैं। ये रिसेंसी एरर है, ठीक है, आपने एक लेक्चर पढ़ा है उसकी बेस पे आप कहें यार टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा नहीं है, ये भी रिसेंसी एरर है कि आज का लेक्चर तो बड़ा अच्छा था, प्रीवियस का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये रिसेंसी होती है जब हम रीसेंट मोस्ट इवेंट को लेते हैं और प्रीवियस को छोड़ देते हैं, तो उसकी बेस पे जब हम असेस करेंगे तो डिसीजन मेकिंग हमारी ऑफ कोर्स गलत होगी।
और रेशियो बायस इफेक्ट है, इसमें हम द टेंडेंसी टू जज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनलाइकली इवेंट as lower when the probability is presented in the form of a ratio of a smaller rather than a larger numbers। कि इसमें बेसिकली हम जो है ना प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं, बेस बनाते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक चीज की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन उसमें रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, और एक चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और उसमें रिटर्न कम है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? आप खुद सोचिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चाहे रिटर्न थोड़े, हम उसकी तरफ जाने को पसंद करेंगे। अब ये डिसीजन मेकिंग हमारी इफेक्ट होगी ना। हमें करना ये चाहिए था कि जिसमें रिटर्न ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी कम है हम उसमें जाएं, ठीक है, तो उससे हमें रिटर्न ज्यादा मिलते थे। लेकिन इंसान जो है वो श्योर रिटर्न की तरफ जाता है ना, कंफर्म रिटर्न जो होते हैं। तो अब ये भी अगेन क्या है, रेशियो बाइस इफेक्ट है, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हुई है। देन थर्ड हमारी प्रॉब्लम है बच्चों फॉल्टी एट्रीब्यूशन। हम समटाइम एट्रीब्यूट करते हैं ना किसी चीज को कि फलां जो काम हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, ये जिसकी वजह से जिसको हम एट्रीब्यूट करते हैं वो एट्रीब्यूशन कहलाता है हमारा, ये उसकी वजह से हुआ है। तो फॉल्टी एट्रीब्यूशन हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे पास है कि हम एट्रीब्यूट, जब भी कोई बंदा कोई काम करता है ना, उसके दो चीजों को करते हैं, या इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं या एक्सटर्नल, यानी उसने खुद किया है या बाहर के हालात की वजह से हुआ है। जिस तरह एक एम्प्लॉय लेट आता है, तो वो लेट आता है तो आप उसको कहोगे यार क्यों लेट आ रहा है, उसने कहा सर मेरी मदर बीमार है, उसने कहा सर ट्रैफिक का मसला था आज उस वजह से लेट आया हूँ। अगर वाकई ट्रैफिक का मसला था तो आप कहोगे नहीं यार ये बंदा ठीक है यार, इस जानबूझ के लेट थोड़ा आया है, उसके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन पैदा होंगी। लेकिन अगर वो लेट आया है और बाकी वो हमेशा ही लेट आता है, तो फिर आपको नहीं यार इसके नाल कोई मसला है। अब ये आपने इंटरनल एट्रीब्यूशन की है। अब वो इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से अब आपकी परसेप्शन उसके बारे में नेगेटिव हो जाएगी। अब हम ये कैसे जज करते हैं कि हमने इंटरनल एट्रीब्यूशन करनी है, एक्सटर्नल करनी है, और उसका इफेक्ट कैसे होता है? वो तीन फैक्टर्स हैं आगे लिखे हुए हैं, कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी। क्या बाकी लोग भी उसने लेट आए हैं? जिस तरह वो बंदा लेट आया है और एक हफ्ता से लेट आ रहा है, क्या वो बाकी लोग भी लेट आ रहे हैं? अगर बाकी सारे भी लेट आ रहे हैं और वो सारे कह रहे हैं कि ट्रैफिक का मसला, फिर हम मान लेंगे वो बंदा बाकी ट्रैफिक की वजह से लेट आया। तो हम एट्रीब्यूट करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर को और हमारी परसेप्शन उसके बारे में पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर वो अकेला लेट आ रहा है और बाकी लोग जो है वो टाइम पे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस बंदे का जाती मसला है, ये खुद जानबूझ के लेट आ रहा है। तो ये इंटरनल को एट्रीब्यूट किया हमने और हमारी उसके बारे में परसेप्शन नेगेटिव हो जाएंगी। फिर डिस्टिंक्टिवनेस है, क्या इस बंदे का डिफरेंट सिचुएशन पे ये डिस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है उसका। जिस तरह क्या बाकी जो काम उसको दिए हैं आने में तो वो लेट है, क्या वो बाकी कामों में भी काम को लेट कर रहा है, लंबी ब्रेकें ले रहा है, काम ठीक नहीं कर रहा है? तो ये डिस्टिंक्टिवनेस हम देखेंगे उसकी ये वाली हैबिट और क्या बाकी हैबिट्स वो मुख्तलिफ है। क्या वो सिर्फ लेट आ रहा है और बाकी सारे कामों में बेहतर है, तो हम कहेंगे नहीं यार ये जानबूझ के नहीं कर रहा, ये वाकई लेट आ रहा है, क्योंकि अभी ये बाकी सारे काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। और अगर वो बाकी काम भी ठीक नहीं कर रहा और लेट भी आ रहा है, तो हम कहेंगे अब बाकी काम वो सारे ठीक नहीं कर रहा था, हमारी उसके बारे में परसेप्शन बनी थी यार बंदा ठीक नहीं, और वो लेट भी आना शुरू हो गया, वो कहता है जी गाड़ी का मसला था, ट्रैफिक जाम थी उस वजह से लेट हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं तू बाकी कड़े काम ठीक करता है। तो अब हमने उसको डिस्टिंक्टिव नहीं किया, यहाँ पे हमने उसको इंटरनल को एट्रीब्यूट कर दिया है और उससे हमारी परसेप्शन उसके बारे में नेगेटिव हो गई है। और देन कंसिस्टेंसी है, क्या वो बार बार ऐसा करता है, हमेशा उसका यही बहाना है और यही लॉजिक है? अगर तो वो हमेशा से वो ही चीज करता आया है, तो फिर उसके ऊपर हमें शक हो जाएगा, फिर हम उसको इंटरनली एट्रीब्यूट करेंगे और हमारी परसेप्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो कभी कभी ऐसा कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे नहीं यार वाकई कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो लेट आ रहा है, फिर वो एक्सटर्नली एट्रीब्यूट होगा। तो अब इसी में हमसे कुछ एरर्स भी हो सकती हैं, जिस तरह फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। इट आर्ग्यूज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू जज अदर्स बिहेवियर एज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, ये एट्रीब्यूशन एरर है कि हम इंटरनल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं हद तक कि वो एक्सटर्नल फैक्टर हो। ये भी मुमकिन है कि हम इंटरनल फैक्टर हो और उसको एक्सटर्नल को एट्रीब्यूट कर दें, ऊपर वाली तीन गलतियों कर दें हम लोग। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहलाती है कि हमने एट्रीब्यूट इंटरनल को करना था तो एक्सटर्नल को कर दिया है, एक्सटर्नल को करना था तो इंटरनल को कर दिया है। ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। और सेल्फ सर्विंग बायस है कि जिस तरह occurs when we attribute our own failure to external factors and your own success to internal। जिस तरह हम कामयाब हो जाएं तो हम कहें मैंने बड़ी मेहनत की है, फेल हो जाएं तो हम किसी बाहर के माहौल पे डाल दें, इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल ही नहीं ठीक पूछे, पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया इसलिए मैं फेल हो गया। ये सेल्फ सर्विंग बायस है कि जब आप अपने आप को सर्व करते हो, आप कहते हो जो अच्छा काम हुआ है मेरी वजह से हुआ है, जो बुरा काम हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सेल्फ सर्विंग बायस कहलाएगा। अब ये आपके सामने वही जो तीन बेसिकली कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी है, एट्रीब्यूशन टू अदर्स जो है वो हाईलाइट हुए हुए हैं कि कौन सी कब हाई हो तो हम किस तरह उसको एट्रीब्यूट करते हैं। देन लास्ट वन इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट।
अच्छा ये भी एक है कि हमारी जो कमिटमेंट होती है ना जिस चीज के साथ, हम उसको एस्केलेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आपने एक डिसीजन लिया ना पहले, ठीक है, वो चल रहा है, तो आप उसको कोशिश करोगे उसको सही साबित करने की, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आप मानोगे नहीं अपनी गलती, ये इंसान की फितरत है। तो ये एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहलाती है। ठीक है। तो और आप कोशिश करोगे अगले जो काम करो वो भी उसकी करेक्शन में हो, उसको सही साबित करने के लिए हो। जिस तरह आप देखिए पाकिस्तान में एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का बहुत बड़ा एक केस, ये ऑरेंज लाइन अभी अराइज हुई, जिसकी ओरिजिनल वाट $2 अरब होनी थी, बढ़ बढ़ के वो $4 अरब के करीब पहुंच गई है। क्या हुआ है कि स्टार्ट की तो एहसास हुआ यार एक ही कर बैठे हो, ठीक है, कास्ट बढ़ गई उसकी। ठीक है, प्रोजेक्ट जो हमने प्लान किया था वो मुकदमे हो गए, सू हो गया, डिले हो गया, कास्ट बढ़ गई। ठीक है, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट कंफ्यूज कि हम उसको कंटिन्यू हम उसको चलाएं। ठीक है, नहीं चलाते तो पर डे हमको पे करना पड़ता है, चलाते हैं तो हमें वैसे खर्चा पे करना पड़ता है। ठीक है, अब ये उस एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट में ही उसको चला दिया गया कि चलो जो हुआ है वो हो गया, अब उसी को कंटिन्यू रखो। अब जो जिस गवर्नमेंट ने वो बनाई है वो भी उसको वो कहेगी ये हमने ठीक किया है, वो मानेंगे कभी भी नहीं कि हमने इसको गलत किया है। अब अल्लाह नोज बेटर, इट द टाइम विल टेल इधर इट वाज अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन। ठीक है, लेकिन इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कि हमने जो किया है हम उसको उस पे कायम है। तो ये बच्चों एक कंपोजिट मॉडल है पूरे चैप्टर का कि हम लर्निंग कैसे करते हैं। लर्निंग के 3 सोर्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये डायग्राम चल रहा है। हम रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन और गोल ओरिएंटेशन से सीखते हैं। हमारे पास एक्सप्लिसिट और टेसिट नॉलेज आता है, वो हमारी एक्सपर्टीज का बेस बनती है। उस एक्सपर्टीज की मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, या प्रोग्राम्ड या नॉन प्रोग्राम्ड। जो प्रोग्राम डिसीजन है वो तो जहन में पहले से मौजूद होते हैं, जो नॉन प्रोग्राम्ड है उनमें अक्सर हमसे गलती होती है, क्योंकि हमने नॉन प्रोग्राम्ड के अंदर हम जो है वो रेशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। तो रेशनैलिटी में कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, वो 4 चीजें हैं: लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, faulty perception, faulty attribution और escalation of commitment. तो we are done with this chapter. I hope everyone would have understood it. आप इसको देखें, वीडियो को, 7 चैप्टर को पढ़ें, रिवाइज करें बार बार, वीडियो को 1 से 2 दफा देखें, चैप्टर को 1 से 2 दफा पढ़ें, तो यू वुड बी इन अ बेटर सिचुएशन टू अंडरस्टैंड इट। तो बेस्ट विशेस फॉर यू। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है टुमारो, वी वुड बी हैविंग क्विज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये हमने फ्रेश पढ़ा है, तो इसका क्विज आपका कल होगा इंशाल्लाह। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड साउंड, सेफ एंड हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल ऑफ योर बिलोंगिंग। तो और अपने आप को सेफ रखें, काइंडली एक्सपोज ना करें। मे अल्लाह कीप यू सेफ, मे अल्लाह कीप यू हेल्दी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।